तारीख थी 1 दिसंबर 1989। उस दिन राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा के गठबंधन को जो चुनाव में जीत मिली थी, उस गठबंधन के सबसे बड़े घटक जनता दल के संसदीय दल की बैठक हो रही थी। संसद के सेंट्रल हॉल में यह बैठक हो रही थी, क्योंकि जनता दल का नेता ही, जनता दल की पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता। और जब जनता दल पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक शुरू हुई तो सर्वसम्मति से हरियाणा के जाट नेता और राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से सांसद चौधरी देवीलाल को जनता दल का नेता चुना गया। चारों तरफ खबरें चलने लगी कि चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन तभी देवीलाल खड़े होते हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करने के बाद वे कहते हैं कि मैं ताऊ ही बने रहना चाहता हूं जो नाम मुझे प्यार से लोगों ने दिया है, हरियाणा और आसपास के लोगों ने दिया है, जाट समाज ने दिया है, राजनीतिक दलों ने दिया है, और ये ताज मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रखता हूं। और फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रधानमंत्री के पद पर ताजपोशी हुई। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज मैंने चौधरी देवीलाल के प्रधानमंत्री पद को त्याग देने का, प्रधानमंत्री पद के ऑफर को त्याग देने का किस्सा आपको इसलिए बताया क्योंकि इस देश में जाट वोटों, जाट राजनीति, इसकी अहमियत कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जाट समाज को साथ जोड़े बिना कोई भी राजनीतिक दल भारत में उत्तर भारत की, उत्तर पश्चिम भारत की लोकसभा सीटों पर फतह करने का सपना नहीं देख सकता। जाट कितने दिलदार होते हैं, इस बात की तस्दीक इसी किस्से से होती है कि यदि प्यार से उन्हें मना लिया जाए तो प्रधानमंत्री पद जैसा पद भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता व्यवस्था जाटों को नाराज करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, जाटों को नाराज किस तरह से किया गया, उस मुद्दे पर चर्चा के पहले सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं 2013 के साल में, जब उत्तर प्रदेश में गुजरात भाजपा के नेता अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बनाए गए। और अमित शाह प्रभारी बनाए गए, लगभग वो वही दौर था जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक बवाल शुरू हो गया। और जब सांप्रदायिक बवाल शुरू हुआ, सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ने लगी, उसके बाद जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिकीकरण हुआ, जिस प्रकार से कम्युनलाइजेशन हुआ वेस्टर्न यूपी में, उस वेस्टर्न यूपी के कम्युनलाइजेशन ने, उस सांप्रदायिक उफान ने राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई इलाकों में जहां भी जाट वोटर मौजूद हैं, वहां की सियासत में उबाल पैदा करके रख दिया। उबाल, इतना बड़ा उबाल जिससे गुजरात के मुख्यमंत्री और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासी बुनियाद के तौर पर उसी जाट बहुल इलाके को चुना जिस जाट बहुल इलाके ने भारतीय जनता पार्टी की वो जमीन तैयार की जिससे आगे चलकर नरेंद्र मोदी गुजरात से बनारस पहुंचे और बनारस नामक धार्मिक नगरी से, भगवान शिव की नगरी से नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे चुनावी हिंदुत्व का शंखनाद किया जिस चुनावी हिंदुत्व के सहारे 30 साल बाद कोई पार्टी भारत में अकेले दम बहुमत की स्थिति तक पहुंची। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचाने की जो बुनियाद जाट समाज ने रखी, उस बुनियाद के बाद जाट समाज को मिला क्या, जाट समाज के मुद्दे क्या थे और जाट क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो सियासत की है, उस सियासत में दूध की मक्खी की तरह किसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, उसका पहला निशाना यदि किसी को बनाया गया तो वो जाट समाज दिखता है। मुजफ्फरनगर से जिस प्रकार की बुनियाद पड़ी, उस बुनियाद ने नरेंद्र मोदी को 282 लोकसभा सीटों तक तो पहुंचा दिया। उस बुनियाद ने पूरे हिंदी भाषी भारत की सियासत का मिजाज तो काफी हद तक बदल दिया। लेकिन उस बदले हुए मिजाज ने यदि जाटों को ही कुछ नहीं दिया तो सियासत कैसे बदलती है, अब जरा इसे देखते जाइए। सरकार बनी, उस दौर में उफान ऐसा आया कि चौधरी चरण सिंह की विरासत भी बागपत में उखड़ गई। चौधरी अजीत सिंह तक को चुनाव हारना पड़ा। पहला चुनावी नतीजा जो पूरे देश में 2014 में आया वो बागपत से ही आया था, जिसमें चौधरी अजीत सिंह की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। जाटों के सबसे बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनकी हार हो गई। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सत्ता चली गई, कांग्रेस की बादशाहत चली गई। और राजस्थान में भी 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उस दौर में जीत ली, जिस दौर में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राजस्थान में भी लोकसभा में क्लीन स्वीप हो सकता है।
दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जहां जाट वोटर ठीक ठाक भूमिका में है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनावी इतिहास को नजर डाले तो दिल्ली में एक बार साहिब सिंह वर्मा जाट समाज से आने वाले नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके अलावा कोई जाट नेता भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठा। हाँ, जाट परिवार की बहू वसुंधरा राजे जरूर राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंची, लेकिन आज वसुंधरा राजे की सियासत में क्या अहमियत है, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह उन्हें किनारे लगाया जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। ये हुई राजनीतिक बातें कि जाट समुदाय को राजनीति में क्या मिला। हर इसी बात की, इसी कड़ी की जो अगली कड़ी है वो हरियाणा में जाकर जुड़ती है। हरियाणा में जाट समुदाय के खिलाफ जिस प्रकार से 36 बनाम 1 का कथित नारा दिया गया और उस नारे से गैर जाट एकजुटता की जो पूरी बुनियाद डाली गई, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक बार साधारण बहुमत तक तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को घिसट के सरकार चलाने लायक, गठबंधन सरकार चलाने लायक बना करके छोड़ा। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात और राजनीति में भाजपा ने जाटों को क्या दिया, इसकी बातें आपने सुन ली। लेकिन अब जाट समाज को क्या मिला, आम जाट मतदाता को क्या मिला, जाट किसान को क्या मिला, जाट महिलाओं को क्या मिला, जाट पहलवानों को क्या मिला और जाट नौजवानों को क्या मिला, अब जरा इसकी भी एक तस्दीक कर लेते हैं, इसे भी देखते हैं कि क्या मिला। पहला मुद्दा 3 विवादास्पद कृषि कानून। क्या हुआ जाटों के साथ? सबसे पहले जाट किसान ही सड़कों पर आए, राकेश टिकैत आए, दूसरे राज्यों से जाट किसान आए और जाट किसानों ने जो भूमिका तैयार की, बेशक 700 के करीब किसानों की जान चली गई, लेकिन किसानों ने सरकार के उस विवादास्पद प्रो कॉर्पोरेट माने जाने वाले 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस कराकर ही दम लिया। लेकिन बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल वही खड़ा होता है कि जिस जाट समुदाय ने 2014 और 19 में तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, सत्ता में लाया, उस भारतीय जनता पार्टी ने 13 महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर को चारों तरफ से घेर कर बैठने पर जाटों को मजबूर कर दिया, उनकी कृषि को कॉर्पोरेट के हवाले करने की पूरी बुनियाद तैयार कर दी। डिमोनेटाइजेशन के समय जिस कोऑपरेटिव सेक्टर, जिस सहकारित बैंकों के सहारे जाटों की पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी, ग्रामीण जाट समुदाय की पूरी आर्थिक बुनियाद कोऑपरेटिव के बूते थी, उस कोऑपरेटिव की नींव हिला दी गई। खास करके जब नोटबंदी हुई उस दौर में, तो क्या जाट किसानों को यही मिला? उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ तोड़ने की बुनियाद भारतीय जनता पार्टी ने रख दी। अब जरा किसानों के मुद्दे से अलग हटते हैं, अब महिलाओं के मुद्दे की तरफ आते हैं, पहलवानों के मुद्दे की तरफ। सबने देखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाट पहलवान, दूसरे पहलवान भी उसमें थे, लेकिन जाट समुदाय से आने वाले पहलवानों ने, उनकी खाप पंचायतों ने जिस प्रकार से उस पूरी बुनियाद को तैयार किया, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, भारतीय जनता पार्टी पर जूं तक नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक एफआईआर तक कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। उन महिला पहलवानों को, जाट समुदाय की अस्मिता के साथ जोड़कर बैठे हुए लोगों को कहीं से भी उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोई बुनियाद पड़ते हुई नजर नहीं आई। अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज हुई। सोचिए, एक मामले में महिला उत्पीड़न का कथित मामला सामने आ जाए और उस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, यह अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जाट समुदाय की अहमियत भारतीय जनता पार्टी के लिए समय के साथ कितनी छोटी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को महत्व देना करीब करीब बंद कर दिया। तीसरे मुद्दे पर आते हैं, अग्निवीर का मुद्दा। अग्निवीर यानी आर्मी में 4 साल की बहाली का मुद्दा। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, दूसरे राज्यों के चुनाव चल रहे थे, तब अलग अलग इलाकों के नौजवान, जिसमें जाट भी शामिल थे, इन सब लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी कि लंबे समय से आर्मी में भर्ती लंबित है, केंद्र सरकार में वैकेंसियां लंबित है। तब जाकर के सरकार ने, उस वक्त के रक्षा मंत्री और वर्तमान के भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भर्ती निकालने का आश्वासन दिया। लेकिन भर्ती निकली तो कैसी भर्ती निकली? 4 साल वाली भर्ती। अभी 4 साल वाली भर्ती से एक नौजवान देश के लिए शहीद भी हुए हैं, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। लेकिन
4 साल वाली भर्ती के लिए निकालने के लिए छात्रों ने आंदोलन किया था। दिन रात वो पसीना बहाते हैं 4 साल की नौकरी के लिए, फिर उसके बाद वो बेरोजगार होकर घर बैठ जाएंगे, ना उनकी कोई पेंशन होगी, ना कुछ, ना कोई सामाजिक सुरक्षा होगी 4 साल के बाद। इसी के लिए छात्रों ने आंदोलन किया था। मत भूलिए कि आर्मी में भी, इंडियन आर्मी में भी एक जाट रेजिमेंट है, और वो इस मार्शल कौम की बहादुरी का सबसे बड़ा द्योतक है, सबसे बड़ा सबूत है कि जाटों ने इस देश के लिए कितने प्राण न्यौछावर किए हैं। क्या उन्हें 4 साल की भर्ती का सिलसिला मिला? केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रालयों में वैकेंसी खाली है। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने और केंद्र की भाजपा सरकार ने जाटों को क्या दिया? यह सवाल बहुत बड़ा है। सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को क्या दिया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। संसद में प्रवेश वर्मा के रूप में एक सांसद, क्या यही मौजूदा दौर की सियासत है कि टोकन रिप्रेजेंटेशन के नाम पर किसी को सांसद विधायक बना दो? केंद्र में ना तो कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय जाटों के पास है। जो इस देश में एक दौर में जो जाट समाज चौधरी चरण सिंह के रूप में इस देश को एक प्रधानमंत्री, चौधरी देवीलाल के रूप में इस देश को एक मुख्यमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री जाट समुदाय से मिल चुका हो, उस देश में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय, एक अदद महत्वपूर्ण मंत्रालय के लिए जाट समाज तरस जाए। मौजूदा दौर में जाट यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वसुंधरा राजे को किनारे किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में उनकी पूरी बुनियाद हिला दी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट राजनीति को एक तरह से हाशिए पर धकेलने के लिए पूरी की पूरी प्लॉट तैयार की, जिस प्लॉट के सहारे जाट राजनीति को कमजोर करने की कोशिश की गई। सवाल रोजी रोटी का है, सवाल रोजगार का है, सवाल महिला सुरक्षा का है, और सवाल सांप्रदायिक सौहार्द का भी है। क्योंकि जिस सांप्रदायिकता की बुनियाद तले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को मजबूर हुए जाट अब सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे उनकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। चाहे नूह मेवात का मामला देखिए, वहां भी जाटों की खाप पंचायत ने किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा में और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता का हिस्सा बनने के से सीधे सीधे इनकार कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां जाट समुदाय हिंदू में भी है तो मुसलमानों में भी है। गांव गांव में जाट एकता सांप्रदायिकता से परे हटकर है, धार्मिक विभाजन से परे हटकर सांप्रदायिक एकता है। और उस सांप्रदायिक एकता पर मुजफ्फरनगर के सहारे जो चोट की गई थी, उस चोट का फायदा यदि किसी को मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 लोकसभा सीटों तक पहुंची। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 पर क्लीन स्वीप करने में 2 बार कामयाब हुई। हरियाणा में क्रमशः 9 और 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई। दिल्ली में क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई। और इन सब के पीछे जिस एक फैक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा वो जाट समाज का रहा। हरित क्रांति के दौर से 60 के दशक के मध्य से लेकर आज तक जिस इलाके में देश में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव हुआ, लोगों की आय में वृद्धि हुई, चौधरी चरण सिंह की किसान राजनीति को एक ताकत मिली, जिस ताकत के बूते जाटों ने अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए एक बुनियादी रास्ता तैयार किया, उस रास्ते पर चलने वाला जाट समाज, इस देश का पेट भरने वाला जाट समाज आज की तारीख में सियासत में हाशिए पर पड़ जाए, आज की तारीख में सरकारी वैकेंसियों का इंतजार करते करते एक पूरी पीढ़ी निकल जाए, और आज की तारीख में महिला पहलवानों को, महिलाओं को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ जाए। क्या इसी के लिए जाटों ने चुनावी हिंदुत्व के साथ आना स्वीकार किया था? यह सवाल अब इतना बड़ा बन गया है कि न सिर्फ राजस्थान के चुनाव में बल्कि आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव होंगे, जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, उन सब में जाटों को अपनी अहमियत का पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नया नेतृत्व भर रहा है। नया नेतृत्व सीधे सीधे समाज के मुद्दों के साथ, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो अग्निवीर जैसी योजना हो, चाहे न्यू पेंशन स्कीम और बनाम ओल्ड पेंशन स्कीम का पूरा मामला हो, इन सब के साथ जिस प्रकार से नया नेतृत्व क्लब होता हुआ दिख रहा है, खेती किसानी से लेकर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक, जेंडर इक्वलिटी तक, इन सब को देखते हुए साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जाटों के बीच की जो दूरी है, बढ़ती दूरी है, वो बीजेपी के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जयंत चौधरी। जी हाँ, ये जयंत चौधरी, इनके नेतृत्व में जाटों को अपना पोस्टर बॉय मिल चुका है। चौधरी चरण सिंह की विरासत मिल चुकी है। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा, जी हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे काफ़ी तेजी से अपनी अहमियत बनाते हुए दिख रहे हैं। और रही बात राजस्थान में, तो राजस्थान की सियासत से जो अंतिम खबर आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, जो जाट समाज से आते हैं, तकरीबन 3 साल बाद सचिन पायलट को यदि डोटासरा के घर पहुंचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वो उनके घर जाकर मुलाकात करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो ये सियासत की बदलती फिजा का, समाज के सोचने के बदलते हुए तरीके का, और इन सब के बीच राजनीति में सांप्रदायिकता के, कम्युनल नैरेटिव के घटते हुए स्तर का सबसे बड़ा प्रतीक है। कि सचिन पायलट जो अशोक गहलोत या उनके खेमे के किसी भी नेता के साथ बैठना पसंद नहीं करते हो, वो उनके खेमे से माने जाने वाले डोटासरा, जो जाट समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पहुंच रहे हो, तो सियासत कितनी बदल रही है। और जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव में और आगामी लोकसभा चुनाव में खुद को किस प्रकार से बुनियादी तौर पर तैयार करता हुआ दिख रहा है, इसकी वानगी अभी से दिखने लगी है, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो समय रहते आरएसएस जिस हिंदुत्व की बात करता है, समय रहते भारतीय जनता पार्टी जिस सामाजिक समरसता और सबका साथ सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, यदि वाकई उसमें जाटों के एक्सक्लूजन की, जाटों को के अंदर किसी भी तरह के सेंस ऑफ एलियनेशन, यानी सरकार से मिलने वाले लाभों में, सरकार की नीतियों से प्रभावित होने वाली भूमिका में यदि वो सबसे कम खुद को पाते हैं या नहीं पाते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में जाट डोमिनेटेड इलाकों में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या कुछ और इलाके हो, इन सब में भारतीय जनता पार्टी को भारी चुनावी घाटा उठाना पड़ सकता है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में बीजेपी संभलती है या आने वाले वक्त में जाट समुदाय अपनी रणनीति को, मौजूदा रणनीति को और मौजूदा सोचने के तरीके को, सियासत के तरीके को और आगे ले जाने की परिस्थितियों को खुद को खड़ा पाते हैं। तो देखते रहिए जाट समाज कैसे सोचता है। आगे हम किसी और राजनीतिक मुद्दे के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।